जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास में जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ से जो है आपका इतिहास की मुख्य धारा शुरू होती है। यहाँ से हम लोग अनुच्छेद को पढ़ना शुरू करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे और यहीं से जो है इतिहास को धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ा राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी को धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो दूर दूर तक जा सके और आपके सभी मित्रों तक जो है पहुंच सके। तो पुनः स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र यह जो है संविधान के भाग 1 में है। जब संविधान के भाग पढ़ा रहे थे तो बताए ही थे कि भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ये सब तमाम चीजें हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ है? भाग 1 में है और इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, अब संघ और राज्य क्षेत्र इसका मतलब क्या हुआ? तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद में एक अनुच्छेद में मतलब आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ? तो संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं है, बल्कि संघ के जगह पे राज्यों के संघ का वर्णन है। राज्यों का संघ बोले तो भारत में जो है 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य में जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब जो राज्य है ये सब भारत के राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दमन और दीव, लक्षद्वीप, ये सब जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। जो 28 के 28 राज्य हैं वो राज्य की विधानसभा स्वतंत्र होकर के काम करती है और वहीं संघ में जो केंद्र की सरकार है वो केंद्र की सरकार जो है स्वतंत्र होकर के अलग तरीके से काम करती है। मतलब सीधे तौर पर यह समझे तो केंद्र की सरकार राज्य की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही राज्य की सरकार जो है केंद्र की सरकार में काम करने में केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अभी बिहार में जो नीतीश जी की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। ठीक, नीतीश जी की जो सरकार है सॉरी, नीतीश की जगह पे मोतीश बोला गया। तो बिहार में जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पे सरकार चला रही है, राज्य की विधानसभा स्वतंत्र होकर के काम कर रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की जो सरकार है वो हस्तक्षेप करने आती है? नहीं करने आती है। पश्चिम बंगाल की सरकार अपना अलग तरीके से स्वतंत्र होकर के काम करती है, बिहार की सरकार अलग काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग स्वतंत्र होकर के काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग स्वतंत्र होकर के काम कर रही है। तो क्या मोदी सरकार, केंद्र की जो मोदी सरकार है वो क्या राज्य की विधानसभा में या राज्य सरकार में जो राज्य की सरकार काम कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने आते हैं? नहीं आते हैं। तो संघात्मक भारत जो है राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ होने का मतलब यही है कि केंद्र सरकार स्वतंत्र होकर के अपना अलग काम करती है, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो वहीं राज्य सरकार के कार्य में केंद्र सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यही हुआ संघ का मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है। और जो भारत राज्यों का संघ है और भारत में जो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो एक सूत्र में बंधा हुआ है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो 28 राज्य है किसी समझौते के तहत राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए जो है राज्य केंद्र से यानी कि भारत से जो है अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता है, अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता है। ठीक, यह एक समझौते का परिणाम नहीं है कि भारत में जो 28 राज्यों को शामिल कर दिया गया किसी समझौते के वजह से, इसका परिणाम नहीं है। इसी वजह से राज्य केंद्र से अलग
नहीं हो सकता है, ठीक, नहीं हो सकता है। तो आइए यहां से जो है हम लोग विस्तार से इस चीजों को समझते हैं। तो अनुच्छेद में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, संविधान में जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है और इंडिया अर्थात भारत, ये दो शब्द का प्रयोग किया गया है। इंडिया अर्थात भारत यानी कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो संघ का मतलब समझा दिए, ठीक, राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है। वही अनुच्छेद 1 भारत अर्थात राज्यों का संघ है ये कहता है, ठीक। यहां तक समझेगा। जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों पहले राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर जो है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा देखिए। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देखने से पहले अनुच्छेद 2 देख लीजिए, तब देखेंगे जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 आपको एक ही जैसा लग रहा होगा। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश, और वही अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। तो अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश, ये जो है जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ठीक, जैसे कि आपका यहां पे हो गया पाकिस्तान, यहां पर जो है पाकिस्तान है, नहीं यहां तो जम्मू कश्मीर है, यहां पर जो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, अगर उस चीज को, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को, जो पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर कश्मीर पर अपना अधिकार कर रखा है, अगर वो क्षेत्र को सेना जीतती है, सेना जीतती है, युद्ध के माध्यम से सेना जीतती है, तो जिस क्षेत्र को सेना जीतेगी और वैसे क्षेत्र को जब भारत के संघ में प्रवेश कराया जाएगा, उसका संबंध अनुच्छेद 2 से है। नए राज्यों का प्रवेश मतलब उसका संबंध अनुच्छेद 2 से है। फिर से समझा दे, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं, या फिर भारत के इस भूभाग पर चाइना का कब्जा है, लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चाइना का कब्जा है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। तो अगर वैसे क्षेत्र को भारतीय सेना युद्ध के माध्यम से जीतती है, या पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को भारतीय सेना अगर युद्ध के माध्यम से जीतती है और उस क्षेत्र को जब भारत में प्रवेश कराना होगा, तो भले ही युद्ध लड़ी है सेना, क्षेत्र को जीता गया है सेना के द्वारा, लेकिन जब उसको भारतीय संघ में शामिल करना होगा तो भारतीय संघ में शामिल करेगी भारत की संसद, भारत की संसद। तो बाहरी क्षेत्र को जो है भारतीय संघ में प्रवेश कराने का मतलब अनुच्छेद 2 से है, अनुच्छेद 2 से है। वही अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, जैसे बिहार है, बिहार से पुनर्गठित करके, बिहार को पुनर्गठित करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया, आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित करके तेलंगाना का निर्माण किया गया, हरियाणा को पुनर्गठित करके, पंजाब को पुनर्गठित करके जो है चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। तो इस तरीका से मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करके जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। तो इसका संबंध जो है नए राज्यों के निर्माण से है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उसको पुनर्गठित करने का अधिकार, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार, उसको 2 राज्यों में बांटने का अधिकार, ये जो है भारत के संसद को है, भारत के संसद को है, ठीक। और इसका संबंध जो भारत में राज्य पहले से स्थापित है, भारत के संघ में राज्य पहले से स्थापित है,
विद्यमान है, और उस राज्य को फिर से पुनः पुनर्गठित करके दो राज्यों में बांटना, या उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना, या उसके सीमा में परिवर्तित करना, और उसके नाम बदलना, ये सब जो परिवर्तन करने का अधिकार है भारतीय संसद को है, और इसका संबंध अनुच्छेद 3 से है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आप समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर जो है जब भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली, और जब आजादी मिली भारत को, तो आजादी के समय लगभग 552 देशी रियासत हुआ करता था भारत में, 552 देशी रियासत। जब आजादी मिली तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बातें उल्लेखित थी कि जितनी भी देशी रियासत है उसके लिए 3 बातें कही गई थी। या तो देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहती है, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, अगर वह स्वतंत्र रहना चाहती है तो स्वतंत्र रहे। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को समझा कि अंग्रेज भले ही भारत छोड़कर जाने वाला है, बोरिया बिस्तर समेट करके जाने वाला है, लेकिन भारत को एक सूत्र में वह बंधा देखना नहीं चाहता है। वह चाहता है हम जाने को तो जाए, लेकिन यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं हम उसको तितिर बितिर करके जाए। और 552 देशी रियासतें हुआ करती थी। तो जब देशी रियासतों का विलय भारत में होने लगा, तो देशी रियासतों को विलय करने का अधिकार दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देशी रियासत को विलय करने में मदद किया था बीपी मेनन साहब ने, बीपी मेनन ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब इसकी जिम्मेदारी दी गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही सख्त व्यक्ति थे, लौह पुरुष उनको कहा गया है। तो उन्होंने 549 लगभग 549 देशी रियासतों को जो है आसानी से शामिल कर लिया था भारत में। और यूं ही देशी रियासत के राजा महाराजा शामिल नहीं हुए थे, उनको सरदार पटेल ने प्रलोभन दिया था, प्रलोभन देकर के। जैसे कि सरदार पटेल का कहना था, आप जैसे अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन को चला रहे हैं वैसे ही अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन को चलाइए। मतलब आपके कुछ जो कार्य होंगे, जैसे विदेश से संबंधित मामला होगा, रक्षा से संबंधित मामला होगा, ये सब जो है केंद्र की सरकार देखेगी। केंद्र की सरकार देखेगी, आपको रक्षा करेगी। विदेश से संबंधित जो कार्य होगा वो केंद्र की सरकार देखेगी। तो देशी रियासत के राजा महाराजा को भी लगा ठीक है, हमें सुरक्षा मिल रहा है और विदेशी संबंधित कार्य हम उतना निपटा भी नहीं पाएंगे, और केंद्र की सरकार जो है आसानी से विदेशी कार्य को निपटा लेगी। तो देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने इस तरीका से जो है भारत में शामिल होना स्वीकार किया, भारत में जो है मिलना स्वीकार किया। अगर एकाएक देशी रियासत के राजाओं से सब अधिकार छीन लिए जाते तो सब देशी रियासत के राजा से मिलकर विद्रोह कर देता, भारत में शामिल थोड़ी होता, विद्रोह करके जो है वो अलगे वो राज्य बना लेता। तो इस तरीका से 549 देशी रियासत के राजा महाराजा आसानी से भारत में शामिल हो गए। बच गया कैगो? 3 गो। 3 गो आसानी से शामिल नहीं हो रहा था। जूनागढ़ शामिल नहीं हो रहा था, हैदराबाद शामिल नहीं हो रहा था, ठीक। तो जो भी बच गए 3 उसको तो बाद में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के मदद से शामिल किया गया, जनमत संग्रह करा करके वही हैदराबाद पर जो है ऑपरेशन कैटरपिलर के माध्यम से हैदराबाद को शामिल किया गया। और एक था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर था, ठीक। जम्मू कश्मीर भी शामिल नहीं हो रहा था, जम्मू कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र कर रखा था। तो जम्मू कश्मीर जो है अपने स्वतंत्र था, और जम्मू कश्मीर पर डोगरा वंश के शासक हरि सिंह का शासन था। डोगरा वंश के शासक हरि सिंह का शासन जम्मू कश्मीर पर था, और हरि सिंह के ही वंशज हुआ करते थे गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 1 करोड़ में खरीदा था, 1 करोड़ में अंग्रेजों से खरीदा था गुलाब सिंह। तब जम्मू कश्मीर हो गया किसका? गुलाब सिंह का हो गया। और गुलाब सिंह के ही वंशज हरि सिंह थे, और हरि सिंह जो है उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, और हरि सिंह डोगरा वंश से संबंधित थे, ठीक। तो जब 1947 में भारत को आजादी मिलती है तो भारत 2 भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया। 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का जन्म हुआ। तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का जब जन्म हुआ तो जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत ही भठियार आदमी था। जिन्ना चाहता था कि जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान का कब्जा हो, और नेहरू जी इधर आश्वस्त थे कि जम्मू कश्मीर जब भी मिलेगा, वहां के शासक हरि सिंह है, हिंदू शासक है, तो जब भी जम्मू कश्मीर मिलेगा तो भारत में ही मिलेगा, इसलिए जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और जिन्ना जो है, जिन्ना के मन में आ गया दोगलपनी, जिन्ना जो दोगलपनी करने लगा। जिन्ना ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर हर संभव पाकिस्तान में ही मिले, और जिन्ना को था कैंसर। जिन्ना जो है कैंसर नामक बीमारी से ग्रसित था। वो साला 5-10 मिनट पर जो है सिगरेट पिया करता था, हर एक 5-10 मिनट पे एक सिगरेट पी लेता था, फूंक देता था सुट्टा।
तो जिन्ना को था कैंसर, और जिन्ना इस बात को समझता था कि अगर मेरे जीते जी अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया तो मुस्लिम लीग के कोई नेता में हिम्मत है ही नहीं कि जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान में शामिल कर ले। इस बात से लेकर के जब आजादी मिल गया, जम्मू कश्मीर तो था स्वतंत्र, तो जिन्ना ने पाकिस्तान के सैनिकों को कहा, पाकिस्तान के सेना को कहा, आप जो है जम्मू कश्मीर में हमला कीजिए, जम्मू कश्मीर में घुस करके हमला कीजिए। वो भी सेना के रूप में नहीं, घुसपैठी के रूप में, घुसपैठी के रूप में घुस करके जम्मू कश्मीर में हमला कीजिए। पाकिस्तानी सेना आतंकवादी बन करके, आतंकवादी के रूप में जम्मू कश्मीर में घुस करके हमला करना चालू किया। वहां की अधिकतर जो लोग थे वो मुस्लिम थे। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में निवास करने वाले अधिकतर लोग क्या थे, मुसलमान थे। जब पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी बनकर के, आतंकवादी बनकर के जब जम्मू कश्मीर में हमला किया और वहां के महिलाओं के साथ, वहां के बच्चों के साथ रेप करना चालू कर दिया, दरिंदगी करना चालू कर दिया, गंदी हरकतें करना चालू कर दिया, मारना काटना पीटना चालू कर दिया। तो इस वजह से परेशान होकर के जो है हरि सिंह के सैनिक थे राजेंद्र सिंह, हरि सिंह के सैनिक हुआ करते थे राजेंद्र सिंह आकर के मिले पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि देखिए ऐसा बात है, पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठी के रूप में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिए हैं और जो है हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसे हमें आपकी मदद चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद की गुहार लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू मदद करने को तैयार थे ही, लेकिन जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन मतलब स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, वो तो भारत में ही था। माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि अभी अभी जो है आप तुरंत आजाद हुए हैं, अभी अभी जो है आप इस चंगुल से बाहर निकले हैं, तो युद्ध में शामिल होना या युद्ध करना सही बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सोचे सही है बात, माउंटबेटन समझा रहा है। फिर माउंटबेटन बोला कि ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर को आप मदद करना चाहते हैं, युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, युद्ध में मदद करना चाहते हैं, तो हरि सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखिए कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दे, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दे। तो साथियों हुआ क्या था कि 20 अक्टूबर 1947 को हमला हुआ था जम्मू कश्मीर पर, ठीक। और 20 अक्टूबर 1947 को हमला हुआ था और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। विलय पत्र पर क्या कर दिया दोस्तों, हस्ताक्षर कर दिया। तो 20 अक्टूबर 1947 को आप ध्यान में रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के घुसपैठियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया था और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को विलय को लेकर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया तो जम्मू कश्मीर का विलय संवैधानिक तौर पर कहिए या कानूनी तौर पर भारत में हो गया। तो जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तो होता क्या है कि भारतीय सेना निकल पड़ती है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठी थे, पाकिस्तानी घुसपैठी, उसको खदेड़ने के लिए भारतीय सेना निकल पड़ती है। भारतीय सेना खदेड़ ही रही थी, उस घुसपैठियों को चुन चुन करके मार ही रही थी, आतंकवादी का सफाया कर ही रही थी। तो माउंटबेटन जब भारत छोड़कर जाने लगा तो माउंटबेटन के दिमाग में आ गया भटकेर पाना, वो भी जो है दोगलपनी सोचने लगा। और माउंटबेटन सोचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नए प्रधानमंत्री थे, उनको जो है उनका विदेशी मामले में उतना जानकारी था नहीं, और माउंटबेटन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई सारे मुद्दे पर जो है मदद भी किया था। जैसे जब देशी रियासत का विलय जब भारत में हो रहा था तो अंतिम दौर में माउंटबेटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मदद भी किया था देशी रियासतों को मिलाने के लिए। और जब हरि सिंह के सैनिक राजेंद्र सिंह जब पहुंचे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद लेने के लिए, तो माउंटबेटन ये भी बोला था कि अगर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करते हैं तब जो है आप जाकर के इस युद्ध में मदद कीजिए। तो ये सब चीजों से नेहरू को जो है माउंटबेटन पर विश्वास था, माउंटबेटन पर विश्वास किया करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब माउंटबेटन भारत छोड़ करके जाने लगा तो माउंटबेटन नेहरू जी को यह सिखा दिया कि आप जो है यूएनओ में जाइए, यूएनओ में, और यूएनओ में जाकर के जो है ये जम्मू कश्मीर के मामला को वहां मुद्दा बना करके उठाइएगा। जब यूएनओ में जब जम्मू कश्मीर के मामला को उठाइएगा तो हो सकता है फैसला आपके पक्ष में आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बात पर विश्वास कर लिए और विश्वास करके चले गए यूएनओ में, और यूएनओ में जाकर के जो है इस बात को उठा दिए।
और इस बात को उठा दिए। ये नेहरू की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में इस मुद्दा को नहीं उठाते तो कुछ ही दिनों में, 5-10 दिनों में, 10-15 दिनों में ही जम्मू कश्मीर को जो आप देख रहे हैं पीओके के रूप में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में, ये देखने को नहीं मिलता। भारतीय सेना जो है आतंकवादी को चुन चुन करके सफाया कर रही थी, पाकिस्तानियों को खदेड़ करके बाहर कर रही थी। जब यूएनओ में जब फैसला उठाया गया जम्मू कश्मीर यूएनओ में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया तो यूएनओ ने यह आदेश दिया कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रुक जाए, और यहाँ पर थी, जहां पर पाकिस्तान की सेना थी वो वहां पर रुक गई, और जहां पर भारत की सेना थी वो वहां पर रुक गई, और एक लाइन खींच दिया गया जिसे कहा जाता है एलओसी। जिसे क्या कहा जाता है? एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार पाकिस्तान का अधिकार है जिसे पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और इधर जो है भारत का अधिकार है। मतलब कानूनी तौर पर देखा जाए तो संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर भारत का ही अधिकार है, क्योंकि हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन माउंटबेटन के मन में बदमाशी आया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उल्टा पुल्टा बात सिखा दिया कि आप यूएनओ जाइए, वहां पर मुद्दा उठाइए। और नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी इसमें, नेहरू की कोई गलती थी नहीं, उनको जानकारी था नहीं विदेशी मामलों में उतना, और यूएनओ भेज करके यहाँ पर जो मामला को फंसा दिया गया, जिस वजह से आपको वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देखने को मिलता है। अंततः कभी न कभी वो कश्मीर हमारा ही होगा, हमारा है भी, हम अपने भारतीय नक्शा में उसको दिखाते भी हैं, भले ही अभी ये पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन आने वाला समय में वो कश्मीर हमारा ही होगा। ठीक, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में आप समझ गए। अब इससे आगे समझिए, जम्मू कश्मीर को अब समझिए। यहां से जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2019 में लाया गया। कब लाया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2019 में लाया गया। ठीक, और इस पुनर्गठन आयोग को ला करके राज्यसभा के समक्ष 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के समक्ष रखा गया, और वहीं लोकसभा के समक्ष रखा गया 6 अगस्त 2019 को, और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा के समक्ष रखा गया, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 9 अगस्त 2019। आप जानते ही हैं, जब कोई विधेयक पारित होता है तो सबसे पहले संसद के किसी एक सदन में रखा जाता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। जब राज्यसभा से पारित होता है तो फिर लोकसभा में जाता है। जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा है, वह मंजूरी पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, या जो है अपना मंजूरी दे भी सकता है। अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दे और फिर से संसद पारित करके अगर राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वो विधेयक लागू हो जाता है। तो जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में लाया गया तो सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में भेजा गया। आप इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। जब दोनों सदनों से पारित हो गया तो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी, और फिर जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठित को आप याद में रखेंगे। ठीक, चलिए अनुच्छेद 3 को और विस्तार से समझिए आप। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण। जो भारत के संघ में पहले से जो राज्य है, जैसे कि बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो ये नए राज्यों का निर्माण होता कैसे है? तो जब नए राज्यों का निर्माण करना होता है तो इसका मसौदा गृह मंत्री तैयार करता है। कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी मसौदा तैयार की जाती है कि राज्य से जो है अलग करके नए राज्य का निर्माण करना है, और गृह मंत्रालय इसकी मसौदा तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। किसके पास भेजता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति के पास
जब ये मसौदा तैयार होकर के आता है तो राष्ट्रपति जो है जिस राज्य को पुनर्गठित करना है उस राज्य की विधानसभा को भेजता है, विधानसभा को भेजता है। कहां भेजेगा राष्ट्रपति? जिस राज्य को पुनर्गठित करना है उस राज्य की विधानसभा को भेजता है। उस राज्य की विधानसभा को कुछ निश्चित समय मिलता है, उस निश्चित समय अंतराल के अंदर सोच विचार करके जो है पुनः राष्ट्रपति के पास वापस उस विधेयक को भेजना पड़ता है। अगर राज्य की विधानसभा अगर उस विधेयक को मंजूरी देने के लिए तैयार हो अथवा नहीं हो तो पुनः वो विधेयक राष्ट्रपति के पास वापस चला जाता है। ऐसे समझिए किसी राज्य की विधानसभा को किसी राज्य के क्षेत्र को पुनर्गठित करना है, राष्ट्रपति के पास जो है गृह मंत्रालय के द्वारा वो सूचना आया, राष्ट्रपति ने उचित समझा कि ठीक है इस राज्य का जो है पुनर्गठित होना है। वो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को कहां भेजे कि जिस राज्य का पुनर्गठित होना है उस राज्य की विधानमंडल में, उस राज्य की सरकार को। भले ही उस राज्य की सरकार मंजूरी दे अथवा नहीं दे, वो विधेयक पुनः वापस होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को फिर जो है कहां भेज देते हैं? संसद में भेज देते हैं, संसद में भेज देते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में भेज देते हैं और संसद में जब भेज देते हैं तो संसद के किसी भी सदन में जा सकता है वो विधेयक, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जा सकता है। और जब संसद में भेजा जाता है तो साधारण बहुमत से जो है इसको पारित कर लिया जाता है, साधारण बहुमत से इसको पारित कर लिया जाता है। और जब साधारण बहुमत से पारित होकर के वो विधेयक जब साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो वो विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है और उस पर राष्ट्रपति जो है अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक, और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, उनको जो हस्ताक्षर करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो विधेयक सदन में आया ये राष्ट्रपति के पुनर्विचार से आया, मतलब राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आया। अगर राष्ट्रपति अगर सहमति नहीं देते तो ये विधेयक विधानसभा में जाता ही नहीं, उस संबंधित राज्य के क्षेत्र के विधानसभा में नहीं जाता। तो ये जो विधेयक जब संसद में आता है दोनों सदनों से पारित होता है और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आवश्यक होता है कि ये जो विधेयक आया है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया है, राष्ट्रपति साहब इसको अनुमति दी है तभी आया है। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं उसके बाद जो है उस संबंधित राज्य को दो टुकड़ों में कर दिया जाता है। इसलिए जो कहा गया है कि भारतीय संघ के जो राज्य है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी मतलब राज्य को जोड़ने का तोड़ने का अधिकार जो है किसके पास है? तो की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार के पास है। तो ये था अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 को अब देखिए, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुआ इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश हुआ भारत में, भारतीय संघ में नए राज्यों का जब प्रवेश होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्यों को पुनर्गठित करके नए राज्यों का निर्माण करना है, ये अनुच्छेद 3 कहता है। और अनुच्छेद 4 यही कहता है कि नए राज्यों का जो निर्माण हुआ और नए राज्यों का जो प्रवेश हुआ, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन हुआ ये जो है अनुच्छेद 4 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों को पुनर्गठित करके नया राज्य बनाना, ये सब बातें की तो चर्चा थी, लेकिन क्या हम अपने राज्य को किसी पड़ोसी राष्ट्र को सौंप सकते हैं, किसी विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं? इसका चर्चा संविधान में नहीं था, इसका चर्चा संविधान में नहीं था। तो होता क्या है कि 1947 में जब आजादी मिलती है तो 1957 के आसपास 1957-58 में नेहरू और नून मीटिंग होता है, नेहरू नून समझौता होता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून, नेहरू नून समझौता होता है। और नेहरू नून समझौता के तहत पश्चिम बंगाल में एक था बेरुवारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में बेरुवारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था। ठीक, सीमा निर्धारण को लेकर के पाकिस्तान को सौंपना था। तो जब पाकिस्तान को सौंपना था तो क्या किसी भारतीय राज्य को किसी पड़ोसी राष्ट्र में सौंप सकते हैं? इसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था। तो जब बेरुवारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था तो इस चीज के लिए भारत में हुआ आंदोलन व्यापक, पश्चिम बंगाल के बेरुवारी क्षेत्र में व्यापक उग्र आंदोलन हुआ। तो भारत के राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ने यह भांप लिया
किसे बेरोबारी क्षेत्र को सौंपा जाए कि नहीं सौंपा जाए, इसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से अपना राय मांगा। अनुच्छेद 143 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किसी वैसे बिंदु पर जिसमें संशय हो तो वैसे अनुच्छेद पर या वैसे संवैधानिक पर विचार विमर्श करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है अपना विचार विमर्श ले सकते हैं। तो उस समय के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय विचार लिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और ये कहकर के राय विचार लिया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें उल्लेखित है क्या इसके तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है या इसके तहत क्या कार्यपालिका की शक्ति ही काफी है, और बेरोबारी क्षेत्र को कैसे हम पाकिस्तान को सौंपे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, यह विचार दिया राष्ट्रपति को कि अगर आप बेरोबारी क्षेत्र को या भारतीय किसी राज्य को अगर पड़ोसी राष्ट्र को सौंपना चाहते हैं तो या तो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन कर लीजिए, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करके नए राज्यों को नहीं, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करके अपने राज्य को पड़ोसी राष्ट्रों को सौंपने के लिए जो है अनुच्छेद में संशोधन करके अनुच्छेद 365 के तहत संविधान में संशोधन कर लीजिए, या फिर संविधान में संशोधन करके जो बेरोबारी क्षेत्र का जो संघ है, बेरोबारी जो क्षेत्र है वो भारतीय राज्य में है, संविधान में संशोधन करके बेरोबारी क्षेत्र को भारतीय संघ से ही हटा दीजिए। ठीक, भारतीय संघ से ही हटा दीजिए। इस तरह के आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो संविधान में संशोधन हुआ 1960 में। संविधान में कब संशोधन हुआ? 1960 में संविधान में संशोधन हुआ, और यह था दोस्तों 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, और 9वां संविधान में संशोधन करके जो बेरोबारी का क्षेत्र था इसको जो है पाकिस्तान को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? पाकिस्तान को सौंपा गया। ठीक, तो ये बेरोबारी समझ गया, बेरोबारी मामला। बेरोबारी समझ गए। उसके बाद देखिए, तो याद रखेंगे 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरोबारी क्षेत्र को पाकिस्तान में सौंपा गया था। 552 देशी रियासत में 549 देशी रियासत तो आसानी से मिल गया था। मिल नहीं रहा था, गुजरात में जूनागढ़ है, गुजरात का जूनागढ़ नहीं मिल रहा था। तो जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह करा करके क्या कर लिया? जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भारत में शामिल करा लिया गया। उसके बाद हैदराबाद नहीं मिल रहा था। हैदराबाद जो है बहुत बड़ा देशी रियासत था, और हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। यहाँ जो है हैदराबाद, अब बताइए पाकिस्तान यहाँ है, पूर्वी बंगाल उसको जो है यहाँ मिला है, और हैदराबाद यहाँ है। पाकिस्तान कितने कितने जगह से शासन करेगा, और हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। वहां की अधिकतर जनसंख्या भी मुसलमान थी, हैदराबाद के शासक भी, निजाम जो था वो मुसलमान था। तो हैदराबाद का निजाम जो था पाकिस्तान में जाना चाहता था, और हैदराबाद के निजाम ने ये कहा कि आजादी के बाद 1 वर्ष तक हैदराबाद में यथास्थिति बनाई रखी जाए, मतलब जो स्थिति है वही बनाई रखी जाए। उसके बाद जब 1 वर्ष हो गया तो निजाम सोचा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। अब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग खराब कि पाकिस्तान के साथ मिलेगा तब तो बड़ा गड़बड़ बात है, और यहाँ पर जनमत संग्रह करा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो शासक है वो भी मुसलमान है, और यहाँ की अधिकतर संख्या भी मुसलमान है, और ये स्वाभाविक तौर पर अपने मुस्लिम राष्ट्र के पास जाना चाहेगा। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुस्सा आया, उनका माथा जो है टनका, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर, ठीक, अपने जो है सेना को आदेश दिए, और सेना के आदेश के तहत ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पीटा गया निजाम को भरपेटा। बोला साला तो मिलेगा पाकिस्तान के साथ, और निजाम को पीट पाट करके जो है हैदराबाद को कहाँ मिलाया गया? भारतीय संघ में मिलाया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था कि एक हाथ में जो है वो माला लेकर के चलते थे, और एक हाथ में भाला लेकर के चलते थे। जो देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहती थी उसको वो माला पहनाते थे, और जो देशी रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी उसको जो है भाला से समझाते थे। ठीक, तो ये था हैदराबाद और जूनागढ़ के संबंध में। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो हमने बता ही दिया। जम्मू कश्मीर के बारे में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि इसको जो है विलय पत्र के माध्यम से हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 26 अक्टूबर
26 अक्टूबर 1947 को जो है कहाँ मिलाया गया, भारतीय संघ में मिला लिया गया। ठीक, तो ये था जम्मू कश्मीर। और वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख लीजिए, सबसे छोटी देशी रियासत, सबसे छोटी जो देशी रियासत था दोस्तों वो था आपका बिलवारी। बिलवारी सबसे छोटी देशी रियासत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन था आपका, बिलवारी। तो बिलवारी को आप इसलिए याद रखेंगे कि ये जो है सबसे छोटी देशी रियासत थी। ठीक, वही 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बनी तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था, भूमि समझौता हुआ था। भूमि समझौता, भूमि समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इस बात के साथ चर्चा की थी, बेरुबारी का क्षेत्र, बेरुबारी का क्षेत्र जो है पाकिस्तान को सौंपना था। ठीक, और उसके तहत जो है संविधान में संशोधन हुआ। तो इसी के तौर पर 100वां संविधान संशोधन जब 2015 में हुआ तो केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ हिस्सा को बांग्लादेश को दिया, अपने भारतीय हिस्सा को, और बांग्लादेश के कुछ हिस्सा पर भारतीय का मतलब भारत का कब्जा हुआ। मतलब ये जो है सीमा विवाद को निपटारा करने के लिए, ताकि दोनों देश की सीमा अच्छी तरीका से बनी रहे, इस वजह से भारत कुछ हिस्सा को बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश ने कुछ हिस्सा अपने भारत को दिया। और ये जो हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ था। तो दोस्तों जो संविधान का भाग 1 है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यही तो कहता है संविधान का भाग 1। ठीक, क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, है ना, नए राज्यों का प्रवेश जिसको सेना जीतेगी उस नए राज्यों को भारत में, भारतीय संघ में प्रवेश भारत की संसद देगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, जो भारत में पहले से, भारतीय संघ में पहले से राज्य है, उसके निर्माण की जानकारी अनुच्छेद 3 देता है। वही अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए गए वो जो है संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुआ ये साधारण बहुमत के तौर पे हुआ, इसलिए जो इसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये क्लास समाप्त हुआ और इससे संबंधित 1-2 क्लास और लेंगे, इसको और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो पुनः आपसे निवेदन है, उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज आपका यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, पढ़ते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है साथियों, जय हिंद।